चलिए भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर 64 पर आज बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस हमारी जो चल रही है बीच में थोड़ी सी स्लो हो गई थी और इसको फिर से हम कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। सेट नंबर 64 पर हम बात करेंगे आज, और आज का जो टॉपिक है हमारे प्रैक्टिस का, यहाँ से गांधी युग शुरू हो जाता है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। पिछले जो टॉपिक्स हमने किए थे उनमें राष्ट्रीय आंदोलन ही था लेकिन गांधी का प्रवेश नहीं हुआ था। तो आज के इस सेट से हम देखेंगे कि जो गांधी जी हैं इनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे आगमन हुआ और कैसे कैसे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, उससे संबंधित यहाँ पर ये क्वेश्चन है आज के। इनमें पहला प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं गांधी जी ने जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, एक लंबा समय बताया। 2 दशकों तक, लगभग 21 वर्षों तक गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, और दक्षिण अफ्रीका में रह करके इन्होंने जो रंग भेद की नीति है, श्वेत अश्वेत की जो लड़ाई थी, जो भेदभाव था, उसे अपनी आंखों से देखा था। और इस श्वेत अश्वेत के रंग भेद की जो नीति है, इसी के तहत इन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो श्वेत हैं या जो यूरोपीय हैं वे अश्वेतों के साथ, चाहे वे एशियाई हों चाहे वो अफ्रीका के लोग हों, इनके साथ बहुत भेदभाव करते थे। तो हुआ क्या, ये गांधी जी वहां बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे और वहां पर ट्रेन यात्रा में ये जा रहे थे, रेलवे की यात्रा में बैठे हुए थे, और ये फर्स्ट क्लास के कूपे में चले गए। फर्स्ट क्लास, हालांकि इनके पास टिकट था लेकिन अलाउड नहीं था क्योंकि वो जो फर्स्ट क्लास था वो केवल व्हाइट्स के लिए था, श्वेत लोगों के लिए था, यूरोपियंस के लिए रिजर्व होता था। और जब गांधी जी उसमें बैठे तो जो श्वेत थे, यूरोपीय थे, उन्होंने गांधी जी का यह कहकर के विरोध किया कि तुम अश्वेत हो, तुम इसमें नहीं बैठ सकते, और इसीलिए उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और इस घटना ने गांधी जी का एकदम विचार बदल दिया। उन्होंने इस अत्याचार के विरुद्ध, कैसे रंग भेद की नीति के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाए, ये एक लंबी कहानी है। फिलहाल जो प्रश्न है उसी पर फोकस करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? जी हाँ, उतारा नहीं था, फेंक दिया था। और गांधी जी इससे घायल हो गए थे। स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रही होगी, धीमी स्पीड रही होगी, लेकिन उनको फेंक दिया गया। तो वो कौन सा स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका जहां पर यह घटना हुई? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग, ऑप्शन सी डरबन, और ऑप्शन डी प्रिटोरिया। तो वो स्टेशन था पीटर मारिट्सबर्ग, जिस स्टेशन पर गांधी जी ट्रेन में बैठे और उनको अंग्रेजों ने या यूरोपियंस ने ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, और ये तारीख थी 7 जून 1893। ठीक है, 7 जून 1893 का वो दिन था जब ये घटना हुई। और इस घटना में गांधी जी का, जैसे कि मैंने बताया, कि विचार बदल के रख दिया अंग्रेजों के प्रति। और इस समय अश्वेत लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे अफ्रीका में, उस पर गांधी जी का ध्यान केंद्रित हुआ इस घटना के बाद। ठीक है, आगे और प्रश्न आएंगे गांधी जी के आंदोलन से, तो हम उसकी व्याख्या यहां पर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा आश्रम सबसे पुराना है? ये जो 4 आश्रम है ना, इनका संबंध महात्मा गांधी से है। इनमें से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। ए साबरमती, बी फिनिक्स, सी वर्धा, और डी सदाकत। थोड़ा सा अलग सा और बढ़िया प्रश्न है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो आश्रम है जो गांधी जी से संबंधित है और सबसे पुराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनिक्स जो है ये इनमें सबसे पुराना आश्रम है। थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो फिनिक्स आश्रम है, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। 1904 ईस्वी में इन्होंने डरबन, स्थान है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इस की स्थापना, फिनिक्स की स्थापना की थी गांधी जी ने, जो इनमें से सबसे पुराना है। ठीक है, और ये जो आश्रम था गांधी जी ने, भारत में अपना पहला आश्रम गांधी जी ने कहां स्थापित किया? ये अहमदाबाद में स्थापित किया था। ठीक है, अहमदाबाद में गांधी जी ने अपना सबसे पहला आश्रम जो स्थापित किया, उसे बाद में साबरमती नदी के किनारे
स्थानांतरित कर दिया, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना का समय है 1917। यह गांधी जी द्वारा भारत में स्थापित किया गया सबसे पुराना आश्रम है। ठीक है, और इस आश्रम को गांधी जी ने 1930 में छोड़ दिया था। अप्रैल 1930 में इस साबरमती आश्रम को यह कह के छोड़ दिया था कि जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक मैं शपथ लेता हूं कि इस आश्रम में मैं वापस नहीं आऊंगा। और इसी के बाद इन्होंने 1936 में वर्धा में एक दूसरा आश्रम बनाया और यहीं पर रहने लगे। 1936 में ये वर्धा आश्रम में रहने लगे। ये जो सदाकत आश्रम है ये पटना में है, सदाकत आश्रम पटना में है। इसकी स्थापना 1921 में किसने की थी? मजहरुल हक ने की थी। मजहरुल हक ने इसकी स्थापना की थी 1921 में पटना में। ठीक है, तो इनमें से सबसे प्राचीन है फिनिक्स, 1904 में स्थापित हुआ। कहां? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है भाई, व्याख्या बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, हम बार बार आपको डराते नहीं हैं, अलर्ट करते हैं। अगर अभी भी अलर्ट नहीं हुए हैं तो हो जाएं। क्रैश कोर्स बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। बच्चों के ओपिनियन और फीडबैक बता रहे हैं कि इस क्रैश कोर्स से उनको बहुत फायदा मिल रहा है। और सुबह सुबह 8 बजे एकदम फ्रेश में मॉर्निंग में ये लाइव बैच चलता है, जिसे आप कहीं से भी किसी भी कोने में हो भारत के कनेक्ट हो सकते हैं। इससे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। और ये कोर्स ना अगले 2 साल के लिए आपके पास ही रहने वाला है। इसकी वैलिडिटी 2 साल है और बेहद कम फीस इसकी इसीलिए रखी गई है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं। मात्र 499 रुपए में ये कोर्स है और इस कोर्स में हम संपूर्ण इतिहास का रिवीजन करा रहे हैं आपको, इसीलिए इसको। और ये जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी वगैरह की जो क्लासेस, जो एग्जाम्स हैं होने वाले हैं, खास तौर से मई और जून में होने वाले टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, इनके लिए तो गजब है। और आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपका कुछ महीनों बाद कोई दूसरे स्टेट में कोई एग्जाम होने वाला है भारतीय इतिहास से, तो इतिहास का पूरा रिवीजन आपको इस क्रैश कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा, जो 2 साल तक आपके पास रहने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन 2 साल में जितनी भी परीक्षाएं होंगी आपके इससे रिलेटेड, उसमें ये आपके काम आने वाला है। और आप बिलीव करोगे कितने जो पीसीएस और आईएएस प्री देने वाले बच्चे हैं उन्होंने इस कोर्स को खरीदा है जीएस के लिए, क्योंकि वहां भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्री में, है ना। तो वो बच्चे भी इसको, आरओ वाले बच्चे भी इसको खरीद रहे हैं। इसको यूपी पीसीएस प्री, आईएएस प्री के लिए बच्चे इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां पर जीएस के लिए और बाकी सबके लिए अदर एग्जाम के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है ये क्लास आपके लिए। पूरा प्राचीन पाषाण काल से लेकर के आधुनिक भारत तक का पूरा इतिहास ये हम कम से कम 65 लेक्चर इसको करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये 100 हो सकते। जो टारगेट देखो मैंने रखा है मिनिमम 65 और मैक्सिमम 100 लेक्चर तक ये जाएंगे। और ये कोर्स हमारा चलता रहेगा एग्जाम के बाद भी। अगर मान लीजिए मई में टीजीटी का एग्जाम होता है तो आगे पीजीटी का है और आगे भी अदर एग्जाम है, तो हम इसको 100 क्वेश्चन तक, 100 क्लास तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं। पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है ये, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको पूरा खुद यहाँ पर एक एक फैक्ट को क्लियर करते हैं शॉर्ट में। उसके बाद उस हर एक चैप्टर से आने वाले जो पेपर, जो क्वेश्चन है, उनके मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, उनकी पीडीएफ दी जाती है आपको। तो बेहद महत्वपूर्ण है। नोट्स भी मिल रहा है, लेक्चर भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है और रिकॉर्डिंग का मैटर भी मिल रहा है। तो फायदा ही फायदा है। मात्र 499 रुपीज में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, ये साकेत सिविल सर्विसेज का जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो देर न करें। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसमें आज 31वां लेक्चर था, 30 लेक्चर हो चुके हैं। तो जब आप आज ही इसको खरीदेंगे तो पीछे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अगले 2-3 दिन में पूरा रिवीजन आप कर डालेंगे। देर नहीं हुई है। अगर आप इसको कभी भी खरीदेंगे तो देर नहीं, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग है इसमें आपके पास। और सीधे लाइव क्लास से सुबह 8 बजे आप जुड़ जाइए, लाइव भी रहते हैं हम इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पूछा है? भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था वो कौन सा है? ए द इंडियन ओपिनियन, बी नेशनल हेराल्ड, सी लीडर और डी द पायोनियर या पायनियर। बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम आपने जरूर सुने होंगे, काफी फेमस समाचार पत्र है, लेकिन आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा प्रकाशित किया था, तो उसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और यह जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इसका नाम रखा द इंडियन ओपिनियन, यह सुझाव इनके एक मित्र थे मदनजीत। ठीक है, ये जब दक्षिण अफ्रीका में थे ना गांधी जी, तो वहां पर मदनजीत नामक एक भारतीय इनके मित्र बने। उन्होंने इनको सुझाव दिया कि वे इस टाइटल के साथ, द इंडियन ओपिनियन टाइटल के साथ, इस समाचार पत्र का प्रकाशन करें। और ये समाचार पत्र जो है ये शुरू किया गया 1904 में। तारीख भी पूछ ली जाती है, 1904 में इसका आरंभ किया गया था। और इसका पूरा जो संपादन का जो काम था वो दिया गया था मनसुख लाल को। ठीक है, मनसुख लाल जो है, ये मनसुख लाल ये इसका पूरा नियंत्रण देखते थे। इन्हीं की जो है निगरानी में इस समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने किया था। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहां पर विकसित की थी? पूछा जा रहा है, गांधी जी ने सत्याग्रह का जो उनका प्रयोग था, गांधी जी के कुछ हथियार थे जो कि अदृश्य हथियार थे, लेकिन उनका प्रहार बहुत तेज होता था और इन्हीं प्रहारों से इन्होंने ब्रिटेन की नींव हिला दी, 200 साल पुरानी सत्ता को की जड़ों को हिला दिया था। इन्हीं इनके जो एक तरह से हथियार थे, उनमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह ये सब थे। ठीक है, तो ये इनका एक विरोध करने का तरीका था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि अहिंसक तरीके से सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य के लिए आंदोलन करना। ये इन्होंने सबसे पहले कहां पर इसका प्रयोग किया था? ए इंग्लैंड में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी उत्तर अफ्रीका में और डी भारत में। तो इसका सही आंसर है बी दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने इस प्रकार के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा और अपने खुद पर उसको बर्दाश्त किया। तो इसी का विरोध करने के लिए इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया और यह काफी ज्यादा सफल रहा। फिर भारत में भी इन्होंने इसका प्रयोग किया। ठीक है, ये कब किया था इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में? ये समय था 1854 ईस्वी। ठीक है, 1854 ईस्वी में इन्होंने, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए आंदोलन किया और न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अफ्रीका के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। और ये इसमें इन्होंने क्या किया? 1894 में नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गांधी जी ने 1854 में, और इसी के द्वारा गांधी जी ने फिर ये सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। ठीक है, और ये एक हथियार के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया जो कि सफल रहा और भारत में अभी अगला प्रश्न आएगा तो आपको बताएंगे कि भारत के किस आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव, दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे महात्मा गांधी? 1893 से लेकर के 1914 वर्षों तक, 1914 ईस्वी तक रहे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है गांधी जी के बारे में, ये यहां पर आपको बताना है। पहला है, दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी राजनीतिक आंदोलनों में मुस्लिम व्यापारी सक्रियता से जुड़े हुए थे। दूसरा है, 1906 में गांधी जी ने केप टाउन में भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और पास के अध्यादेश के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है, तीसरा है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन केप टाउन में भारतीयों पर अत्यधिक कर लगाए जाने के विरोध के संघर्षों से आरंभ किया था।
3 कथन यहाँ पर गांधी जी के बारे में लिखे हैं जो उनके दक्षिण अफ्रीका के अनुभव से संबंधित है। आपको कूट के आधार पर बताना है इनमें कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें पहला और दूसरा सही है। ये 2 कथन सही है तो आंसर ए हो जाएगा। और जब इसकी व्याख्या आप करते हैं, थोड़ा सा और जाते हैं, तो आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जब इन्होंने अपना गांधीवादी राजनीतिक आंदोलन शुरू किया तो मुस्लिम व्यापारी इसमें शामिल हुए, यानी कि धर्म के आधार पर कोई विभेद यहां पर नहीं था। और अन्य एशियाई लोग, भारत के अलावा जो एशिया के अन्य देशों से अफ्रीका में थे, उन्होंने भी यहां पर गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कथन जो है 1906 में गांधी जी ने केप टाउन में ये जो भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और पास के अध्यादेश के विरोध में नेतृत्व किया, ये कथन भी बिल्कुल तरह सही है, क्योंकि इसके लिए जो ब्लैक एक्ट बना, इसको कहकर के इसका विरोध किया, क्योंकि इसके द्वारा यहां पर भारतीयों को आने से रोका जाता था, इसका विरोध इन्होंने किया, ये बिल्कुल सही है। और ये जो वास्तव में 1906 का ये जो रजिस्ट्रीकरण और पास के अध्यादेश का जो अभियान था, ये इसलिए बनाया गया था, इसके तहत शर्त ये थी कि जितने भी लोग हैं सभी को हमेशा अपने जेब में इस पास को, इसको आप वीजा कह सकते हो, है ना, इसको हमेशा अपने पास रखना होगा। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं था और इसका आंदोलन गांधी जी ने यहां से किया। लेकिन ये जो तीसरा कथन है ये गलत है, क्योंकि गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन जो है, जो राजनीतिक जीवन का आरंभ केप टाउन से नहीं बल्कि जोहान्सबर्ग से किया था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शहर है, और जोहान्सबर्ग में इन्होंने जो ये आंदोलन किया, राजनीतिक जीवन शुरू किया, वो किसके विरोध में किया था? जो टैक्स लगाए जाते थे, अतिरिक्त टैक्स लगाए जाते थे, उनके विरोध में किया। तो बाकी बातें तो सही है, लेकिन स्थान वो केप टाउन नहीं बल्कि क्या था? वो जोहान्सबर्ग था। तो आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? ठीक है, राम राज्य में कौन से युगल मतलब 2, कौन सी 2 बातें हैं जो गांधी जी के राम राज्य से संबंधित थी? पहला, छुआछूत की समाप्ति और नशाबंदी। दूसरा, सत्य एवं अहिंसा। तीसरा, खादी एवं चरखा। चौथा, सही लक्ष्य एवं सही उपाय। तो हम देखते हैं कि वास्तव में इनमें सबसे ज्यादा जिस पर जोर दिया, जिसके बिना वो राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते थे, वो था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, इन 2 मानकों के आधार पर गांधी ने राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्य एवं अहिंसा। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं गांधी के बारे में। आगे प्रश्न चलते हैं, हिंद स्वराज का लेखक इनमें से कौन था? हिंद स्वराज का लेखक कौन था? ए, अरविंद घोष। बी, CR दास। सी, महात्मा गांधी। डी, राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज काफी चर्चित प्रकाशन है, काफी चर्चित ग्रंथ है, पुस्तक है, पंपलेट है, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, और इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वास्तव में इसकी रचना जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, और महात्मा गांधी ने मूल रूप में इसकी रचना जो है वो गुजराती भाषा में की थी 1909 में। 1909 में गुजराती में इसको लिखा गया था, गुजराती में। ठीक है, गुजराती में इसको लिखा गया था, और वास्तव में इसकी रचना ना इंडियन ओपिनियन से पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन प्रतिबंधित कर दिया अंग्रेजों द्वारा, तो प्रकाशन इसका बाद में हुआ। इसलिए ये कहा गया कि इसमें राजद्रोह की बातें कही गई हैं, इसलिए इस पर राजद्रोह का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने काफी समय तक इसको प्रकाशित होने से रोके रखा, हिंद स्वराज को। अगला है, 2 दशक के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में सबसे पहले सार्वजनिक रूप से कहां और कब उपस्थित हुए? इस प्रश्न का आंसर वो बच्चे बता देंगे जो पिछले 3-4 एपिसोड को देख चुके होंगे। मैंने उस घटना का, उस इवेंट का वर्णन किया था जहां गांधी जी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से जनता को संबोधित किया भारत में आने के बाद। ठीक है, उन्हीं में से कोई एक है। ए, वर्ष 1917 में चंपारण में। बी, 1916 में लखनऊ में।
सी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और डी 1918 में अहमदाबाद में। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन की तारीखें बराबर कर दी गई हैं, क्योंकि आंसर इन्हीं दोनों में से है। ठीक है, अब एक लखनऊ में और एक, ये लखनऊ में क्या है, जो लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, ये लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, ये उससे जोड़ दिया है। और उसी वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ उससे। पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित उद्घाटन हो रहा था, इसी समारोह में गांधी जी ने पहली बार सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर के भारत की जनता को संबोधित किया था। और अपने इसी संबोधन में गांधी जी ने जो है एक तरह से इसी संबोधन में गांधी जी को क्या हुआ था, इसी संबोधन में गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। और ये कहा गया था कि सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी भागीदारी करें। ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे जो राजकुमार शुक्ल हैं। उन्होंने गांधी जी से अनुग्रह किया कि वे चंपारण के नील आंदोलन के किसानों का नेतृत्व करें। ठीक है, तो ये पहला ऐसा इवेंट था जहां भारत आने, क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत आए और अगले ही वर्ष ये हुआ, तो इसमें गांधी जी ने पहली बार भागीदारी की थी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व की तीव्र आलोचना की गई थी। किस आधार पर? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस समारोह में 1916 में गांधी जी सार्वजनिक रूप से भारत की जनता को संबोधित कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कांग्रेस की आलोचना किस आधार पर की थी? ठीक है, पहला, कांग्रेस की सरकार के विरोध की रणनीति को लेकर के। दूसरा, कांग्रेस की सरकार के अधीन पद स्वीकार करने को लेकर। सी, हिंदुओं अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। और डी, उपरोक्त सभी। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का आंसर देने के लिए ऑप्शन को बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। आंसर है सी। ठीक है, अब यहां पर ये जो हिंदू शब्द है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये विवादित शब्द है, क्योंकि अभिजात वर्ग के लोग सभी में थे, केवल हिंदुओं में ही नहीं थे। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और सांप्रदायिक रूप आ जाता है। तो यहां पर शुरू होता है अभिजात वर्ग के प्रतिभास होने। अभिजाती कौन होते हैं? अमीर लोग, है ना। तो यहां पर गांधी जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? अमीर और बुद्धिजीवी लोगों का नेतृत्व करती है। आप यहां ये चीज देखिएगा, पीछे कांग्रेस को हम पढ़ा चुके हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, और कांग्रेस में पहला जो मतभेद हुआ वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, नरम और गरम दल के बीच के मतों को लेकर के। हम देखते हैं कि आरंभिक चरण में जो, और पुनः जो समझौता हुआ, सुलह हुई, वो हुई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो प्रथम चरण है, यहां पर कांग्रेस में जो भागीदार होते थे वास्तव में वे आम आदमी नहीं होते थे, बल्कि वे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अभिजातीय या धनी वर्ग के लोग होते थे जो कांग्रेस में भागीदारी करते थे। इसी का विरोध किया, इसकी आलोचना की गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी ही वो पहले नेता थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हर किसी को शामिल कराया, फिर चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, छात्र हो, आम आदमी हो, कोई भी हो। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस संगठन कैसे अपने आप को ये कह सकता है कि वह तत्कालीन समय में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि उसमें जो भागीदारी है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, भागीदारी तो केवल अभिजात या बुद्धिजीवी वर्गों की है। इस बात को लेकर के गांधी जी ने इस जो समारोह था जहां पर वो पहली बार भारत की जनता को संबोधित कर रहे थे, ये बात कही। और इस बात से भारत का आम आदमी बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि आम आदमी ये समझ गया कि उनके लिए बोलने वाला कोई आ चुका है। फिर बाकी का काम उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में पूरा कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? ठीक है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस है वो। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी, मदन मोहन मालवीय, सी, दादा भाई नौरोजी, और डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था गांधी जी ने, क्योंकि गोखले की जो नीतियां थी, राजनीतिक नीतियां थी, गांधी जी को पसंद थी वो नीतियां।
और ये जो गांधी जी थे वास्तव में इन्होंने, सॉरी, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये उदारवादी नेता थे, ठीक है, उदारवादी थे। और इन्होंने एक संगठन स्थापित किया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूछा जाता है ये सर्वेंट ऑफ, पीछे शायद चर्चा हुई है इसकी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है गोखले ने। और गोखले के राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर के ही ये काम इन्होंने, गांधी जी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया? आदेशित का मतलब है समझाया या एक तरह से सलाह दी, यहां सलाह इसको मानेंगे। किसने गांधी जी को सलाह दी कि भारत में पहली वर्ष यानी कि गांधी जी जब आए हैं 1915 में आए हैं, तो वो क्या करें, कान खुले रखें और मुंह बंद रखें। ये सुझाव, और ये सुझाव देने वाला कोई उनका बेल विशरी होगा, है ना। ये कान खुले और मुंह बंद की मतलब क्या है कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी नई समस्या में इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले आपको बोलना नहीं है, सबसे पहले आपको सुनना है, समझना है कि घटना क्या है, समस्या क्या है, उसके बाद बोलना है। अगर जाते ही बोलने लगे तो समस्या बिगड़ जाएगी। तो ये सलाह किसने दी थी? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी फिरोज शाह ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यह सलाह उन्होंने दी जिनको ये अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन गांधी जी को बहुत अपनेपन से ये सलाह दी और ये कहा कि आप अभी आए हो तो अपना मुंह बंद रख के कान खुले रखो, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बोलो और संघर्ष करो, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि क्या बोलना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन सा वो अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। भाग लेने का मतलब ये नहीं था कि वे अध्यक्ष हो गए थे, भाग लिया था मतलब जो मीटिंग उसकी हो रही थी उस मीटिंग में इन्होंने भाग लिया था। और ये कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था और अधिवेशन हुआ था 1901 कलकत्ता में। गांधी जी भारत 1915 में आए, लेकिन उससे पहले भी तो गांधी जी भारत आते थे। 1915 में तो हमेशा के लिए आए ना, फिर यहाँ की राजनीति में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उससे पहले भी तो आते थे ना। तो उस समय कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में गांधी जी ने एज अ मेंबर यहाँ पर या एज अ ऑडियंस यहाँ पर भागीदारी की थी 1901 ईस्वी में। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो दिनशा जे वाचा ने की थी। अध्यक्ष कौन थे इस कांग्रेस के इस समय? अध्यक्ष जो थे वो दिनशा वाचा के नाम से इनको जानते हैं, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। ये कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था जो कलकत्ता में 1901 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अभी पिछला हमने जो पढ़ा उसमें एक प्रश्न दिमाग में आया, आप बताइएगा कमेंट करके कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन किस स्थान पर हुए हैं। वो कौन सा शहर है जहां पर कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन हुए हैं, उसका नाम आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय के साथ आज्ञा को अस्वीकार करना। ऐसी बात जो कि आपसे करने को कही जा रही है लेकिन वो सही नहीं है, तो आप विनय पूर्वक ऐसा करने से मना कर देंगे, इसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग, सत्याग्रह आंदोलन, ये सब पहली बार कब किए भारत में गांधी जी ने? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी रॉलेट सत्याग्रह। सही आंसर होगा ए चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ था 1917 में और इसका संबंध है नील आंदोलन से, ठीक है। नील आंदोलन में नील किसानों के लिए बिहार में हुआ था, चंपारण बिहार में है। तो यहां पर बिहार के किसानों की ओर से गांधी जी ने आंदोलन किया और सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में यहीं पर किया था, जिसमें विनय के साथ उनके जो ब्रिटिश सरकार के जो ऐसी नीतियां थी जिनसे किसानों का अहित हो रहा था उनको अस्वीकार किया। यह प्रयोग भारत में पहली बार किया और बेहद सफल रहा। इसकी सफलता के कारण ही किसान नेता जो किसान थे वो
गांधी जी की ओर आकर्षित हुए और उन्हें यह समझ में आ गया कि जो चीज हिंसा से नहीं हो सकती वह किस प्रकार से असहयोग इस सत्याग्रह के द्वारा हो सकती है। और यहीं से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस में किसानों की भागीदारी शुरू हुई। यह गांधी का सबसे बड़ा एक तरह से सफलता थी उनकी कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आम आदमी को शामिल कर लिया था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इस घटना में जो है गांधी जी ने 1917 में, तारीख मैंने बता दिया है, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी यहां पर, ये प्रश्न कई बार आता है कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था, तो वो राजकुमार शुक्ल द्वारा दिया गया था, वही 1916 में जब वो समारोह को वहां पर संबोधित कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई है? ये प्रश्न इसलिए कठिन हो जाते हैं ना कि आप तारीखों के आधार पर इनको रटते हो, अगर घटनाओं को आपस में जोड़ करके तो उनका क्रम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से होने वाली सबसे पहली घटना कौन सी थी? हालांकि अभी अभी हमने बता दिया कि पहली बार चंपारण में ही उन्होंने प्रयोग किया, तो ये तो आंसर आप दे दिए कि चंपारण, मान लो चंपारण की जगह से कोई और भी लेकर के आगे पीछे दिया होता तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो सबसे पहली घटना चंपारण सत्याग्रह हुई है 1917 में हुई है ना। अन्य घटनाओं के भी बारे में जान लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, इसमें भी गांधी जी सम्मिलित थे। इसके अलावा जो असहयोग आंदोलन है 1921-22 में हुआ है, 1921-22 में हुआ है, और सविनय विज्ञा आंदोलन जो है 1930-32 में हुआ, 1930 से 32 ये सविनय विज्ञा आंदोलन हुआ, जिनमें सबसे पहले जो है 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इनमें ये जो दो आंदोलन है ना, सविनय विज्ञा और असहयोग, ये दोनों जन आंदोलन थे, ये दोनों जन आंदोलन थे। ठीक है, और इनके अलावा जो चंपारण सत्याग्रह है, आपने देखा था चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, तो जो चंपारण सत्याग्रह है ये किसान आंदोलन था, और खेड़ा जो आंदोलन है ये भी किसान आंदोलन था। ठीक है, पूछा जाता है भारत में पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो वो असहयोग आंदोलन था। जन आंदोलन उसे कहते हैं जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल होता है और जो सामाजिक समस्याओं के लिए किए जाते हैं। ठीक है, किसी एक वर्ग को नहीं फोकस करते वो। अगला प्रश्न है चंपारण में, ठीक है, ये सफोकेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अगला प्रश्न है चंपारण में इंडिगो, इंडिगो मतलब नील। ठीक है, चंपारण का आंदोलन किसके संबंधित था? नील आंदोलन से संबंधित था। नील को इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं। नील क्या था? कृत्रिम रंग के रूप में प्रयोग किया जाता था, आर्टिफिशियल कलर था जिससे कपड़े रंगे जाते थे। तो हम देखते हैं कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई तो वहां पर वस्त्र उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और इन्हीं वस्त्रों को रंगने के लिए इंडिगो या नील की आवश्यकता होती थी, जिसकी आपूर्ति भारत से की जाती थी। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया था? अब इनमें ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी आचार्य कृपलानी और डी राजकुमार शुक्ल में से आपको बताना है कि किसने ध्यान आकर्षित कराया था। आप यहां पर आंसर पहले ही पिछले ही व्याख्या में बता चुके हैं हम, राजकुमार शुक्ल ने सबसे पहले गांधी जी का ध्यान चंपारण सत्याग्रह की ओर कराया था। चंपारण के जो नील आंदोलनकारी किसान थे उन पर किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार उनका शोषण कर रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी, इसकी तरफ ध्यान दिलाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे इनमें से। ठीक है, राजकुमार शुक्ल कौन थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और चंपारण में ही रहते थे ये। ठीक है, और फिर उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में, हालांकि राजेंद्र प्रसाद का इस आंदोलन से संबंध, राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, लेकिन आमंत्रण जो दिया था, इसमें ध्यान जो दिलाने की बात की थी वो राजकुमार शुक्ल ने की थी। और आगे ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, इन एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का भी शुरू हो रहा है क्योंकि उसका टाइम सेट नहीं हो पाया था इसलिए उसको हमने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन ज्योग्राफी का भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर आ चुके हैं, 1-2 एपिसोड आ चुके हैं, आगे इनके ऑनलाइन कोर्स जो है उनकी टाइमिंग आपको दे दी जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से जो बच्चे
इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर ये बैच चल रहे हैं और जिनको इनकी नीड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एलटी से रिलेटेड जो है विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले के आगे और बढ़े जो एग्जाम की डेट आ जाए या वैकेंसी क्लियर हो उससे पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उस पर आप पढ़ सकते हैं। और इसमें सुबह को 9 बजे से लेकर के ये जो टाइमिंग है 7:30 से 9 बजे की टाइम पॉलिटिकल साइंस की है और 9 से 10:30 बजे की टाइम यहाँ पर हिस्ट्री की है। इसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर जो है आपको मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, क्लास पीडीएफ यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगले 3 साल तक की वैलिडिटी के साथ सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग आपको पीडीएफ में मिलेंगे। और इसके लिए और जानकारी के लिए आप हमारे साकेत सिविल सर्विसेज जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उससे फीस वगैरह का स्ट्रक्चर उसमें जाके देख सकते हैं। और ये जो हिस्ट्री है इसका टाइम है सुबह 9 से 10:30 बजे तक। ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, जो बच्चे शामिल होंगे उनको पीछे के लेक्चर की रिकॉर्डिंग उसमें मिल जाएगी। फाउंडेशन कोर्स है, बेहद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किए जा रहे हैं। सबसे पहले ऐसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो कॉमन है, सभी एग्जाम में है, ऐसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा मिल जाएगा आपको जब आप और इसमें डेप्थ में जाएंगे। तो अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इनमें से कौन सा एक नाम है जिसका संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जेबी कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसमें जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों नाम का संबंध चंपारण आंदोलन से है। और चंपारण आंदोलन में नील किसानों की समस्या के समाधान के लिए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, मजहूर हक, महादेवी देसाई, नरहर पारिक, राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर और महात्मा गांधी आदि नेता इससे शामिल थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इससे शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये जो तिनकठिया समझ है ना, तिनकठिया में ये कहा जाता था कि किसान अपनी जमीन के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करेगा, जबकि किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था। 2 कारण थे। पहला, ये किसानों को खाद्यान्न फसल गेहूं चावल जैसी फसलों की आवश्यकता थी अपने भरण पोषण के लिए। दूसरा, ये नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी, इस वजह से किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एक फर्जी बॉन्ड पर साइन करा के इनके साथ कमिटमेंट करके जबरन बलपूर्वक किसानों से नील का उत्पादन कराया जाता था। तो उसके लिए 3 कठिया पद्धति बनाई गई थी। आपको बताना है उस 3 कठिया पद्धति में इनमें से कौन सा भाग है जमीन का जिस पर नील की खेती करने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता था। ए 1/10, बी 1/3, सी 3/20 और डी 3/25। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी 3/20 वाले जो एरिया थे इन पर अनिवार्य रूप से जो है इनको करना पड़ता था, यानी कि 1 बीघा में 20 कट्टा नील उत्पादन करने के लिए इनको दबाव डाला जाता था किसानों को। और इसका जब विरोध किया किसानों ने तो फिर ये आंदोलन हुआ। और तिनकठिया पद्धति जो है, और कोई इसका ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इसका लिखित कानून हो, बस दबाव और बलपूर्वक उनसे ऐसा कराया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह का ए राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी शुरू हुई इससे। दूसरा, बी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी शुरू हुई। सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का सम्मिलित होना। डी रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ठीक है, इसका सही आंसर है सी। इस आंदोलन के बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों ने भागीदारी करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों के शामिल होने के बाद ही राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा और अंग्रेजों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन कौन से कथन सही है? पहला, चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष
और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी। बी दूसरा है, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायत को पूरे भारत में प्रचार मिला। तीसरा, चंपारण के खेतिहरों ने चीनी पर अत्यधिक करारोपण का विरोध किया। आपको बताना है कि चंपारण के संदर्भ में इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सही है। तो हम देखते हैं इनमें ऑप्शन बी हमारा सही है, जो ये कहता है कि पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि इस बात से इनका कोई संबंध नहीं था। थोड़ा सा इनकी व्याख्या जान लेते हैं कि चंपारण और उसके आसपास के क्षेत्र में ना जमींदारों, नील जमींदारों के विरुद्ध एक लंबा असंतोष था। जो जमींदार नील की खेती कराते थे किसानों से, उनके बीच में और किसानों के बीच में एक लंबी झड़प का पूरा एक रिकॉर्ड था। यहाँ पर आंदोलन होता रहता था और यह आंदोलन कई चरण में आगे बढ़ा था और इसकी जो प्राचीनता है 1859 से शुरू हुई थी। गांधी जी ने जिस चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन नेतृत्व किया था ना, वो एक दो दिन का नहीं था, बहुत पुराना पहले से चला आ रहा था, एक लंबा इतिहास था इसका, ठीक है। लेकिन बाद में जब गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हुए तो फिर इस समस्या का समाधान हुआ। और ध्यान देना, जब गांधी जी ने इस आंदोलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, दबाया नहीं, किसानों की बातें मनवाई, इस बात से रविंद्रनाथ टैगोर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसको? गांधी जी को। और ये उपाधि देने वाले कौन थे? ये उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी लोकप्रियता बढ़ी, किसानों ने जिस प्रकार से इनका सम्मान किया, उस प्रकार से एक महात्मा के रूप में इनको यहां पर इन्होंने इनकी व्याख्या की थी, ठीक है। और ये जो कथन तीसरा है ये सही यहां पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो इनकी समस्या थी, इसका समाधान किसानों के हित में हुआ, इसलिए किसान इससे इतने ज्यादा प्रसन्न थे इस आंदोलन के समापन से। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन कौन से कथन सही है। पहला, चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और किसानों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। ये तो सरासर गलत है, कई बार सुन चुके हैं। राजकुमार शुक्ल ने किया। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। यानी कि जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया, अंग्रेजों पर दबाव बनाया, तो अंग्रेजों ने इस समस्या के समाधान के लिए एक जांच आयोग कमेटी नियुक्त की। उसी के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है और इसमें जो सही आंसर है वो केवल दूसरा, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है। ये जो आचार्य जेबी कृपलानी थे, ये महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगियों में से थे। इनके अलावा मजहूर हक, नरहर पारिक, राजेंद्र प्रसाद ने भी गांधी का साथ दिया, लेकिन सबसे नजदीकी यही है यहाँ पर, ये यहाँ पर आंसर हो गया। और ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। और अब हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। हमने देखा कई हमारे व्यूअर्स नाराज हो गए हमसे कि आप अब रेगुलर नहीं लेकर के आती क्लास। कई वजह थी उसके पीछे, अब धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ब्रेक नहीं होगा, जल्दी जल्दी आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।